हेलो एवरीवन। आज है 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है इंडिया और चाइना जो है वो मतलब कि एलएसी पे जो टेंशन चल रही है उसको थोड़ा सा मतलब कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेन चीज ये है, ठीक है। तो दोनों के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बात की है, ठीक है। तो 2020 में जो सिचुएशन थी ये कह रहे हैं कि वापस से हम वहीं पे दोनों जा रहे हैं। तो एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है? देखो, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और जो एलएसी है वो है चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये अक्साई चीन वाला एरिया है, ये अक्साई चीन है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है तो ये भी पीओके का ही पार्ट, ठीक है। तो दिस वन इज अक्साई चीन, ये क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो लाइन दिखाई गई है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। लद्दाख वाले एरिया में इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दौलत बैग ओल्डी, ये जो रीजन है ये यहीं पे है। कई बार ये पूछ लेता है जैसे। तो गालवान वैली है जो जहाँ पे क्लैश हुआ था हमारा इंडिया और चाइना का। तो गालवान जो है, गालवान ये यहाँ पे है। हॉट स्प्रिंग एरिया, ये हॉट स्प्रिंग एरिया है। ये पेंगोंग सो लेक है, लद्दाख में पेंगोंग सो लेक है। क्या है? ये दौलत बेग ओडली है, यानी सबसे ऊपर दौलत बेग ओडली है, फिर हॉट स्प्रिंग एरिया पेंगोंग सो लेक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमने मैपिंग के साथ देखी। लॉज फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डू नॉट ब्रीच सेकुलरिज्म। अगर हम माइनॉरिटीज के लिए जो लॉ बना रहे हैं वो सेकुलरिज्म को ब्रीच नहीं करते। अब मुझे बताओ, सेकुलरिज्म क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था? स्टार्टिंग में नहीं था। वो कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग। तीन वर्ड ऐड किए गए थे इंडिया की प्रियम्बल में, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये सेकुलरिज्म है वो ऐड किया गया। उसके बाद जो सेकुलरिज्म है वो कौन कौन से? मतलब कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया में पॉजिटिव टाइप का सेकुलरिज्म है, यानी कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। और यूरोप में नेगेटिव टाइप का है, मतलब कि स्टेट पूरा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं रिलीजन से, ठीक है। तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 51 कौन होंगे बताओ? तो उन्होंने एक चैलेंज मतलब हियरिंग की है जिसमें चैलेंज दिया था कि जो उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, जो माइनॉरिटीज के लिए, जैसे मुस्लिम हुई, सिख हुई, ये सारी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, तो इनके लिए जो एक्ट हैं उनको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। तो दिस वन इज द न्यूज। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन मेकिंग अस थिंकिंग ऑन स्मॉल फैमिली। तो जो डिलिमिटेशन है उसके बारे में बोला है किसने? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कौन है? एम के स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के सीएम है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो डिलिमिटेशन है उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, वो तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब पॉपुलेशन अगर कम होगी तो फिर वो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी कमी आएगा, हिस्सा सीट भी कम होगी। तो उन्होंने बोल कि अगर हम पॉपुलेशन बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दें तो वो काफ़ी मतलब कि अच्छा रहेगा, उससे हमारा रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। डिलिमिटेशन के बारे में किसने बोला है ये बात? ये बोला है इसने, हमारे जो एम के स्टालिन हैं, तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने, ठीक है। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है बताओ मुझे? आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन आता है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसका काम क्या होता है? अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसको मतलब कि बाउंड्री को डिक्लेयर करना, ठीक है। तो बाउंड्री को फिक्स करना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो जो आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का, आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग किसका डिलिमिटेशन किया जाता है? डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का। अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन किया जा चुका है? ये पीवाईक्यू है। 1952 में हुआ, 1962 में हुआ, 1972 में हुआ, 2002 में हुआ, यानी कि 4 बार अब तक किया जा चुका है, ठीक है। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट था लास्ट 2002 में हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 330 और 332, ये जो है एससी और एसटी की जो सीट है वो लोकसभा में, कहाँ? लोकसभा में
क्या करते हैं, रिफिक्स करते हैं लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर एससी की जो सीट है शेड्यूल कास्ट की लोकसभा में, और जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी उनकी जो सीट है लोकसभा में आर्टिकल 330, और अगर इन्हीं की सीट 332 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फिक्स की जाती है। ठीक है। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें मेंबर कितने होते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, एक तो रिटायर्ड या वर्किंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जिस स्टेट में किया जाता है उसके इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि दो इलेक्शन कमीशन, एक क्या होते हैं, जज। ठीक है। डिलिमिटेशन जो किया जाता है उसको कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऑर्डर को डिलिमिटेशन के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमने देखी। आगे चलते हैं। एनआईए बिगिन कश्मीर प्रोब मिलिटेंट रिमेन अनट्रेस्ड। कश्मीर में जो अटैक हुआ था उसमें एनआईए ने जो उसकी है वो जांच स्टार्ट कर दी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। सीएक्यूएम क्या है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो वो क्या काम करता है, एयर क्वालिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, इनवॉक्स ग्रैप स्टेज 2 मेजर एज एयर क्वालिटी वर्सन। एयर क्वालिटी काफी ज्यादा वर्ष हो चुकी है, तो उन्होंने ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसमें अलग अलग होते हैं, जीआरएपी ग्रैप 1 होता है, ग्रैप 2 होता है। तो उन्होंने ग्रैप 2 के मेजर्स को मतलब कि अप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन कब आएगी, एक ए वीक, मतलब कि आफ्टर ए वीक, वीक के बाद आई है, जब स्टेज 1 के मेजर वो फेल हो चुके हैं, जो एक्टिविटीज हैं उस पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो एयर क्वालिटी है वो 310 तक पहुंच चुकी है, जो वेरी पुअर की कैटेगरी में आती है। ठीक है। तो फायर क्रैकर पे बैन की बात हो रही है, ये सारी चीजें मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। सीएक्यूएम एक स्टेचुटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है, सीएक्यूएम स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है। तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास जो एरिया है वहां पे ये काम करती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। सीएक्यूएम की कंपोजिशन क्या होती है, मतलब इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियल या सेक्रेटरी होते हैं, ये बात याद रखना। और उनकी जो टेन्योर है वो 3 साल या 70 साल का होता है। ठीक है। बाकी भी इसमें सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर होते हैं, ये सब मेंबर होते हैं। एनजीओ के भी मेंबर होते हैं, सीपीसीबी से भी मेंबर होते हैं, नीति आयोग, इंडियन स्पेस, इसरो, यहाँ सब से इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमने देखी बैकवर्ड लिंकेज के साथ। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। आगे है एडिटोरियल। ठीक है। ये बड़ा अच्छा एडिटोरियल है। तो इसमें 5 चीजें बड़ी अच्छी अच्छी बताई गई हैं। अप्रोचिंग माइलस्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जो इंडिया में 26 नवंबर को क्या मार्क करते हैं, हमने संविधान को एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को। और अप्लाई कब किया था, 1950 को, 26 जनवरी। यह बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ लॉ से ही, रूल से ही नहीं आई है, ये बोल रहे हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। तो बहुत सारे बिलीफ हैं, फेथ हैं, जिसके बेस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज को देखें, कोर वैल्यूज कौन कौन सी है, तो 5 कोर वैल्यूज सबसे बेस्ट है। ठीक है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कोर वैल्यूज है जिसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी मतलब कि कंटिन्यू इवॉल्व कर रहा है, और जो कि जो बाकी जो कंट्रीज है वहां पे जैसे वहाँ बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रही है, लेकिन इंडिया सबसे पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है वो काफी डेमोक्रेटिक है। ठीक है। तो जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी स्टार्टिंग में, जब इंडिया मतलब कि इंडिपेंडेंस मिली, 32 ईयर थी, आज 70 ईयर पहुंच चुकी है। यानी कि एक जो इंसान है वो अराउंड अराउंड 32 साल जीता था बस, और अब 70 साल के आसपास जीता है। तो जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट हुई है, ये किस वजह से हुई है, हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया है, लाइफ स्टैंडर्ड को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, और सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इंडिया में, उसी की वजह से जो पब्लिक पॉलिसी है वो काफी अच्छी रही है। तो इसलिए हमें काफी की मतलब जो इंडिया है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है हर इलेक्शन में, लोकल, स्टेट और नेशनल में। तो यही रीजन है। तो फर्स्ट इलेक्शन में हमारी 60% वोटिंग हुई थी, और अभी 24 के जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें 65 तक परसेंट तक हमारी वोटिंग हुई है, वोटर टर्नआउट। तो ये कोर वैल्यू है डेमोक्रेसी। कौन सी है पहली वैल्यू, डेमोक्रेसी। सेकंड वैल्यू कौन सी है, स्मूथ ट्रांजिशन। कौन सी, स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ऐसे नहीं है कि ये गवर्नमेंट आ गई तो वो पावर को पकड़ के बैठ जाएगी, नहीं। टाइम पे इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद, और अगर कोई भी पार्टी हार जाए, जैसे 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया, अब बीजेपी आई हुई है पावर में, तो स्मूथ ट्रांजिशन होता है, ऐसे नहीं कि उस पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। तो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वैल्यू,
जिसमें कि मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट दिखाती है। इंडियन जो इलेक्टोरल का जो मैंडेट होता है उसकी काफी रिस्पेक्ट की जाती है पार्टीज के द्वारा। तीसरी क्या, अपहोल्डिंग राइट, ठीक है। राइट का क्या मतलब है, जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 में है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो जो ये राइट दिए गए हैं वो लोगों की फ्रीडम के लिए, जैसे फ्रीडम के आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू फ्रीडम क्या है, 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24 है। रिलीजियस फ्रीडम के लिए 25 से 28 तक है। माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए 29 और 30 है, ठीक है। 31 में कितने पार्ट हैं, ए, बी, सी। और 32 को क्या बोला है, साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, रीट इश्यू कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट आर्टिकल 2022 टू 6 के अकॉर्डिंग रीट इश्यू कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, फ्रीडम दी गई है। तो ये भी एक कोर वैल्यू है। फोर्थ क्या है इंडिया में, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि सेंट्रलाइज नहीं है हमारी पावर, स्टेट के पास अलग स्टेट लिस्ट है, सेंटर के पास अलग अलग स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है। सेवंथ शेड्यूल में जो पार्ट पावर है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, स्टेट, सेंटर और यूनियन। सॉरी, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों दोनों के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद क्या है, मतलब कि फेडरलिज्म काफी ज्यादा डीप हुआ है। जैसे नीति आयोग बनाया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल है, वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। तो स्टेट से जैसे और ज्यादा फेडरलिज्म को डीप करने के लिए हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट किया 1992 में, जिसमें हमने आर्टिकल 243 में क्या किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और जो म्यूनिसिपैलिटी थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और सिविल सोसाइटी और मीडिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू है। कौन कौन सी, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। इसकी वजह से इंडिया में जो मतलब कि लिबर्टी जो दी गई है जैसे मीडिया में, और जो सिविल सोसाइटी हैं वो अपने जो एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं, अपने जो भी कंसर्न है, चैलेंजेस हैं। मीडिया इंस्टीट्यूशन में स्टार्टिंग में थोड़े से इशू आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें भी काफी अच्छा चल रहा है। तो जो कैकोफोनी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो इससे क्या हुआ है, काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है वो काफी आगे बढ़ी है। तो रीजन है हमें सेलिब्रेट करने का कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है, तो अ, वो काफी ज्यादा इंडिया में अच्छे से काम कर रही है। तो जो इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट कमांडर इन चीफ थे जो इंडियन आर्मी के, जनरल क्लूड ओची, उन्होंने क्या कहा था, सिख में ट्राई टू सेट अप ए सेपरेट रिजीम। जो सिख हैं वो अलग से रिजीम बनाने की सोच सकते हैं। आई थिंक दे प्रोबेबली विल एंड दे विल ओनली ए start of general decentralization break up the idea of India as a country where it is a subcontinent as varied as group। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया है ना, वो इंडिया टूट जाएगा बहुत सारी कंट्री में, और स्टार्टिंग कौन करेंगे, इसके सिख। सिख ये खालिस्तान का कंसेप्ट वहीं से तो निकला था। तो बहुत सारे फिर साउथ से भी टूट जाएगा, इंडिया नॉर्थ ईस्ट से भी। तो एक यूरोप की तरह कंटिनेंट बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि यूरोप की तरह एक छोटा सा कंटिनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि पंजाबी है वो मद्रासी से अलग है, ठीक है। ब्रिटिश ने कहा कि हमने इनको कंसोलिडेट करने की कोशिश की इंडिया को, बट ये कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो नो वन कैन मेक ए नेशन आउट ऑफ ए कंटिनेंट ऑफ मैनी नेशन, कि नेशन तो हम बना ही नहीं सकते, इंडिया तो टूटेगा हमें पक्का पता है। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली थी, बट हमने उनको क्या किया, रॉन्ग प्रूव किया। हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है, उसी की वजह से हम आज एक कंट्री के रूप में अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थी उसके बारे में डिस्कस हमने किया, ठीक है। कल्चरल एंड सोसाइटी, इसमें क्या है, आसाम के अंदर जो 60 सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है कि जो 1966 से असम के अंदर आए थे उनको इंडियन सिटीजन जैसी सेम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जो ये अमेंडमेंट था वो सही है, ये बात है। मतलब 4-1 की मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, पांच पांच जो जजेज होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। अब एक देखो, द केस फॉर ए नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ इन इंडिया, ठीक है। जो नेचुरल इकोसिस्टम इंडिया में डाउनग्रेड हो रहा है उसको दोबारा से रिस्टोरेशन किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंडिया का जो लैंड डिग्रेडेशन है 30% से ज्यादा वो क्या हो चुका है, डाउनग्रेड डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या है, जो नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ है, जो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया हाल ही में, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वो एक इंस्पायरिंग मॉडल है। इंडिया भी वहां से पॉइंट ग्रैब कर सकता है और उसको इन्वायरमेंटल क्राइसिस को टैकल करने के लिए उसको यूज कर सकता है। जो नेशनल रिस्टोरेशन लॉ है, जो नेचर रेस्टोरेशन लॉ है, वो यूरोपियन यूनियन की जो इन्वायरमेंटल काउंसिल है उसने 17 जून 2024 में क्या किया, उसने अडॉप्ट किया।
वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसका एम क्या है, स्टोर करना, रिस्टोर करना हेल्थ को यूरोपियन इकोसिस्टम में। ये GS3 में आप यूज करोगे ना, काफी इंपॉर्टेंट फायदा होगा। ठीक है, जहां भी इन्वायरमेंट की बात आई, नेचुरल रिस्टोरेशन ला लिख दो एक एग्जाम्पल। तो जो रेगुलेशन है वो एंड्रोज किया जाएगा, मतलब एंड्रोज किया गया, मेजोरिटी जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे, 66.07% यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है, जो ला क्या मैंडेट करता है, एटलीस्ट 20% जो यूरोपियन यूनियन की लैंड है और सी है वो रिस्टोर किए जाने चाहिए अराउंड अराउंड कब तक, 2030 तक। जिसका गोल क्या है, ऑल इकोसिस्टम फुल्ली रिस्टोर कब तक होना चाहिए, 2050 तक, और 2030 तक क्या है, 20% कम से कम। ठीक है, नेचुरल जो नेचर रिस्टोरेशन ला है वो पार्ट किसका है, यूरोपियन यूनियन बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी का, जो 2030 के लिए थी, और यूरोपियन ग्रीन डील। ठीक है, इसका क्या मतलब था, जो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, जो यूरोप का हैबिटेट है वहां पे पूरा कंडीशन हो चुकी है, तो वहां पे फिर से बायोडायवर्सिटी को और ज्यादा ब्रॉड करना है। ये फोकस किस पे करता है, ब्रॉड रेंज ऑफ इकोसिस्टम, काफी ज्यादा इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, अर्बन, implementing measures such as restoration 25,000 kilometer of river into free flowing river and planting of 3 billion additional tree by 2030। 25,000 किलोमीटर रिवर फ्री फ्लोविंग होनी चाहिए, और 3 बिलियन एडिशनल ट्री उनको क्या करने हैं, प्लांट करने हैं। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक केस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या केस है, इंडिया ग्रैपलिंग विद सिमिलर, इंडिया के साथ भी वैसे ही हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा सीवियर चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। इसरो के अकॉर्डिंग डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन जो एटलस है उसके अकॉर्डिंग 29% ऑफ इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो लैंड का, वो डिग्रेडेशन हो चुका है 2018-19 तक, और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो काफी डिक्रीज हो गया है, कब कहाँ तक, 94.53 मिलियन हेक्टेयर तक 2003-5 के हिसाब से अगर हम देखें तो। डेजर्टिफिकेशन है वो ग्रो हो रहा है, 83.69 मिलियन इफेक्ट हुआ है 2018-19 में। तो ये सारी चीजें हैं, और काफी ज्यादा स्टेट हैं जैसे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें तो काफी ज्यादा डेजर्टिफिकेशन हो चुका है। इंडिया ने काफी ज्यादा इसके लिए मतलब एफर्ट भी किए हैं, ग्रीन इंडिया जो मिशन है उसको इम्प्लीमेंट किया है, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना है, इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये सारे आप GS3 में एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो। नेशनल एफोर्सेड प्रोग्राम है, तो स्केल ऑफ जो प्रोग्राम है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो जो यूरोपियन यूनियन का नेचुरल रिस्टोरेशन ला है वो मतलब कि क्या है, अ, वो इसमें काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है अगर हम लीगली बाइंडिंग टारगेट कर दें, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है आगे, लॉ इन इंडिया कुड लुक लाइक, लॉ कैसे दिख सकता है इंडिया में लोग। तो यूरोपियन यूनियन के मॉडल से अगर हम भी देखें तो फर्स्ट लिस्ट रिस्टोरेशन का टारगेट है, इंडिया को भी करना चाहिए 20%, कब तक, 2030 तक, और ऑल इकोसिस्टम को भी 2050 तक। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट, वेटलैंड, रिवर, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन ग्रीन गवर्नेंस, हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हम इनको रिस्टोर करेंगे। दूसरा क्या है हमारा, सेकंड क्या ऑप्शन होना चाहिए, वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, वेटलैंड लेस कॉमन है इंडिया में, क्रिटिकल वेटलैंड सच एज सुंदरवन, चिल्का लेक सपोर्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी को। ठीक है, तो इसका टारगेट 30% डिग्रेडेड रिस्टोरेशन होना चाहिए 2030 तक। थर्ड क्या है, बायोडायवर्सिटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है इंडिया में, तो प्रोमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री हमें करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। बटरफ्लाई या बर्ड इंडेक्स यूज्ड इन यूरोपियन यूनियन कुड ट्रैक दी प्रोग्रेस। तो फोर्थ क्या है, रिवर का हमें रिस्टोरेशन करना चाहिए, जैसे फ्री फ्लोइंग रिवर है, बिगिनिंग विद मेजर रिवर गंगा एंड यमुना, पोल्यूशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। फिफ्थ क्या है, अर्बन ग्रीन स्पेस, तो कॉम्बैट करने के लिए अर्बन डिग्रेडेशन को इंडिया को भी इंश्योर करना चाहिए कि ग्रीन स्पेस का ज्यादा लॉस ना हो। अर्बन फॉरेस्ट को सिटी में प्रमोट करना चाहिए, बेंगलोर, दिल्ली, जहाँ पे हीट आइलैंड और एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट क्या है रिस्टोरेशन के, ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट ही नहीं है, इसके साथ साथ क्या क्या है, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या बोला है, अगर नेचुरल रिस्टोरेशन क्या करता है, जनरली जनरेट करता है इकोनॉमिक रिटर्न कब तक का, 10 ट्रिलियन 2030 तक का। तो इंडिया में रिस्टोरेशन जो डिग्रेडेड लैंड है वो एनहांस करेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाएगी, क्रिएट करेगी मिलियन जॉब, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में। जो ला है वो हेल्प कर सकता है इंडिया को कि अपने एसडीजी कितने हैं, SDG 17 है टोटल। ठीक है, 2030 तक वो पूरे करने हैं। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो रिस्टोर करना इकोसिस्टम को, भी मिटिगेट कर सकता है क्लाइमेट चेंज को, और एग्जाबरेट कर सकता है मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन को। तो
डिग्रेडेड जो लैंड है, मतलब कि वो अपनी कैपेसिटी को खो देती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग ही होती है। अगर हम उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे तो कार्बन सिंक कर सकेगी, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगी, और हम हमारे जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर जो हमारे टारगेट थे उसको हम क्या कर लेंगे, उसको अचीव कर लेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का नेचर रिस्टोरेशन जो ला है वो एक इंपॉर्टेंट प्रीसीडेंट है कंट्री के लिए वर्ल्ड वाइड। और अलार्मिंग लेवल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस सच ए ला इंडिया को भी काफी ज्यादा जरूरत है कि ये उसको अप्लाई करे। क्लॉक टिक कर रही है, टाइम ज्यादा निकल रहा है, तो इनको शीघ्रता से इसको अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी काफी। तो ये सिप के बारे में, सिप रजिस्टर होते हैं एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर में, फ्लैग स्टेट होते हैं। तो कुछ फ्लाई करता है उसी जो कंट्री का फ्लैग है उस सिप के ऊपर। तो ये कुछ है, खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉलिसी से क्या क्या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टैंडर्ड हैं वो कैसे, मतलब, और क्लाइमेट चेंज है उससे क्या है, मतलब कि कैसे इम्पैक्ट होता है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एलएसी का हमने डिस्कस कर दिया, डी एस्केलेशन की हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी जगह पे जाओ, हम अपने पे। सेकुलरिज्म एक कोर कंसेप्ट है, ये किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या है, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो जब एक बेंच मतलब कि सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था किसी ने कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है जो प्रेमबल में उसको। ठीक है, तो काफी ज्यादा जजमेंट साइकोलॉजिज्म के लिए बोला है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर इंडिकेशन है, सेकुलरिज्म एक कोर फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रोन मिसयूज ऑफ एआई अमंग सिक्योरिटी चैलेंज। जो ड्रोन का मिसयूज होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम उसका मिसयूज कर देते हैं, तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। साइक्लोन दाना है वो इंडिया में होने वाला है, तो उड़ीसा साइड से। इतने सारे मोमेंट्स के बाद भी जीडीपी हमारा काफी अच्छे से रहा है, जो है ये किसने बोला है, आरबीआई ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है हिजबुल्लाह के ऑपरेशन पे काफी ज्यादा। इसराइल बॉम्ब्स इंस्टीट्यूशन एक्यूज्ड ऑफ फंडिंग हिजबुल्लाह ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमने देखी, आई थिंक कवर हो गई होंगी। तो आज से हम साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जीएस टू की इंपॉर्टेंट डोज। जीएस टू की डोज मतलब एक छोटा सा टॉपिक जो जीएस टू के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम कवर किया करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम किया करेंगे। आज हम देखते हैं जो फोर्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट किसको बोलते हैं, फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसके बाद फोर्थ स्टेट आता है इंडिया में, प्रेस। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट की जो क्या वैल्यू है, मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी में फोर्थ स्टेट कहाँ तक अच्छा है, क्या मतलब की कंट्रीब्यूशन है फोर्थ स्टेट का। देखो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, तो हम फोर्थ स्टेट के बारे में देखेंगे, दैट इज मीडिया। मीडिया, ठीक है, प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो रमेश थापर का केस था, किसका केस था, रमेश थापर। रमेश थापर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो लिबर्टी है, ठीक है, तो अ, जो फ्री प्रेस है, जो क्या है, फ्री प्रेस, फ्री प्रेस, वो क्या है, पैलेडियम ऑफ लिबर्टी है। क्या, पैलेडियम ऑफ लिबर्टी। ठीक है, क्या इंश्योर करने के लिए, रूल बेस, रूल बेस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए। समझ में आई, फोर्थ स्टेट किसको बोलते हैं, प्रेस को, चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का। तो उसकी क्या वैल्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने रमेश थापर केस में बोला था पैलेडियम ऑफ लिबर्टी है फ्री, जो प्रेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को एंश्योर करने के लिए, और उसको इंडियन रिपब्लिक का फोर्थ पिलर भी माना गया है। ठीक है, अब इसका रोल क्या क्या है, रोल ऑफ प्रेस या फोर्थ स्टेट बोल दो, रोल ऑफ फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट का, क्योंकि प्रेस के ऊपर काफी ज्यादा आर्टिकल आ रहे हैं, सोशल मीडिया और ये जो न्यूज चैनल है इन सब के बारे में। तो फोर्थ स्टेट का क्या रोल है, फोर्थ स्टेट का क्या रोल है अपहोल्ड करने में डेमोक्रेसी। देखो, आर्टिकल 19 क्या बोलता है मुझे बताओ, आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो यानी कि इंफॉर्मेशन रिलीवेंट है, जो मतलब कि वो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम कुछ भी मतलब कि
ऐसे नहीं कि हमारे स्पीच को कर्व किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट है। ठीक है, ठीक है। जैसे पनामा पेपर है, पनामा पेपर का हम एग्जांपल ले सकते हैं, किसने रिवील किए थे? ये मीडिया की वजह से ही रिवील हुए। तो फोर्थ स्टेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म को, क्रोनी कैपिटलिज्म कितना अच्छा कीवर्ड है, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये इसको भी क्या करता है, एक्सपोज करता है। ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है फोर्थ स्टेट की वजह से। ठीक है। तो अकाउंटेबल गवर्नेंस आती है, ऐसे नहीं कि हम कैपिटलिस्ट के भरोसे कुछ करते रहें, जैसे अंबानी अदानी को पैसा दे रहे हैं कोई भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो मीडिया उसकी आवाज उठाता है कि नहीं उठाता है? उठाता है। ठीक है। पब्लिक जो इशू हैं, पब्लिक इशू, उनको भी लाइमलाइट में लाता है। जैसे मणिपुर, मणिपुर जो एथनिक वायलेंस है उसको लाइमलाइट में लाया, सही बात है। ठीक है। सिविल सोसाइटी के साथ क्या करता है? कोलैबोरेट, कोलैबोरेट विद सिविल सोसाइटी। ठीक है। व्यापम, व्यापम जो व्यापम व्यापम जो भी घोटाला हुआ था उसका भी एक्सपोजर किसने किया था? मीडिया का काफी रोल था उसमें भी। ठीक है। डायलॉग और डिबेट के लिए क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है डायलॉग और डिबेट के लिए। अगर डायलॉग डिबेट की बात आए तो किसको लिखेंगे हम? अन्ना एरेंट, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो ये फोर्थ स्टेट का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको अपहेल्ड करने में। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस को देखें, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके पास इशू क्या क्या है, इसको चैलेंज कौन कौन कर रहा है? ठीक है। सबसे पहले तो फेक न्यूज, फेक न्यूज तो ठीक है, लेकिन येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये यूज करना है। सेंसिटाइजेशन, ठीक है। जैसे यूपीएससी जिहाद, यूपीएससी जिहाद कहाँ दिखाया गया? सुदर्शन टीवी पे, कि मुस्लिम ज्यादा यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, ये वो। तो ये एक गलत चीज है, नेगेटिव चीज है जो फैलाई जा रही है। ठीक है। मीडिया हाउस को कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हाउस, जितने ज्यादा कीवर्ड करोगे यूज उतना ज्यादा आंसर अच्छा होगा। थर्ड क्या है? चीलिंग इफेक्ट। ठीक है। ये जैसे कि मतलब ओवर गवर्नेंस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज? मिड और सोचो ज्यादा, जैसे टीआरपी, टीआरपी पे ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। तो एक केस आया था, ब्रिज मोहन केस, ब्रिज मोहन केस सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक गुड फॉर प्रेस के लिए बोला था, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक गुड फॉर प्रेस। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी जो बॉडी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एम्पावर करके हम एंश्योर कर सकते हैं कि जो फोर्थ स्टेट है उसका रोल और ज्यादा अच्छा हो इंडियन डेमोक्रेसी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने देखा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमने कितने देखे इसमें? येलो जर्नलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, चीलिंग इफेक्ट। तो ये सारी चीजें जब आप आंसर में लिखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, सॉरी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पीएसआईआर डोज में हम आज एक टॉपिक देखेंगे, पीएसआईआर डोज, डेली डोज। तो इसमें क्या है? सिस्टम अप्रोच, एक अप्रोच होती है पीएसआईआर में, क्या? सिस्टम अप्रोच। ठीक है। वो कहाँ से निकली है? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में वो आती है। ठीक। एक थे गैब्रियल आलमन, कौन थे? गैब्रियल आलमन। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था सिस्टम अप्रोच के बारे में? सिस्टम अप्रोच के बारे में और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने क्या बोला था? कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है वो एक अटेम्प्ट है, क्या है? अटेम्प्ट है क्या? इन डिसिप्लिनरी एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाया जनरलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन। इन्होंने क्या बोला था गैब्रियल आलमन ने? जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या है? अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट किस चीज का? इनडिसी, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, सॉरी, इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस किसका? पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है। किसके थ्रू? जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन, इसके थ्रू। अब ये बात लिखो तो लिख देना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो डेविड जो ईस्टन है उन्होंने भी क्या दी थी? एक अप्रोच दी थी, सिस्टम अप्रोच। ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब अलग अलग उसके बारे में बताया था, एक सिस्टम होता है, बाउंड्री होती है, एनवायरनमेंट होता है, ये सारी चीजें उन्होंने सिस्टम के बारे में बताई थी, जो कि मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट थी। तो हम
कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में सिस्टम अप्रोच का यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम अप्रोच के काफ़ी एग्जांपल भी हैं जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है उसको किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू बाय, थैंक्स। हेलो।